नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि कोरोना संकट के बीच कामत कमेटी की सिफारिशों को आरबीआई ने मंजूर कर लिया है। ये सिफारिशें हैं क्या, और आज चर्चा करेंगे खास तौर पर कि किस तरीके से इन सिफारिशों के जरिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट होगा और उसकी जरूरतें क्या थी, क्योंकि कोरोना काल में जो वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनियां हैं उनके आर्थिक बोझ को कम करने के लिए किस तरीके का पैरामीटर हो, क्या फार्मूला हो, इसके लिए आरबीआई ने कामत कमेटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट को आरबीआई ने मंजूर किया है। और इसमें लिक्विडिटी, कर्ज और साथ ही पैरामीटर जो हैं सर्विसिबिलिटी को लेकर वो तमाम बातें कही गई हैं। 26 सेक्टर हैं जिनके अकाउंट्स को रिस्ट्रक्चरिंग के लिए नियम तय किए गए हैं, और लेनदार कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग से पहले कई अहम बिंदु होंगे। आधार क्या होगा, किस तरीके से आगे ये काम करेंगे, इसको भी समझेंगे। और हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अश्विन पारेख साहब, जो कि सदस्य हैं कामत कमेटी में। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर केपी कौशिक साहब हैं, जो कि प्रोफेसर हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग AJNIFM से। सर स्वागत है। और निरंजन हिरचंदानी साहब हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं एसोचैम से। आपका भी सर स्वागत है। शुरुआत में पारेख साहब आपसे करना चाहूंगा कि जब हम इस कमेटी की सिफारिशों को देखते हैं और जो 26 सेक्टर्स के लिए इन्होंने अपनी अलग अलग सिफारिशें दी हैं, लेकिन अगर मैं समझना चाहूं खास तौर पर आज मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को लेकर क्या प्रमुख बिंदु हैं सिफारिशों में, और क्या उनका बेस या दायरा होगा? हाँ जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं एक प्रकार का जो वहम या जो मिथ चल रहा है उसको मैं पहले सॉल्व कर दूं। देखिए, 26 सेक्टर जिसकी सिफारिश की गई है वो इसलिए 26 आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो किस ढंग से एक्सेप्शनल सेक्टर्स हैं। बाकी के जो सेक्टर्स हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की जिस सेक्टर की आपने बात करी थी, वो सारे सेक्टर्स जो हैं वो जनरल पैरामीटर्स में आते हैं। तो मैं एक काम करूंगा, जैसे अगर 2 मिनट में गाइडलाइंस जो है, हमारी जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है जिसके अंदर ये फ्रेमवर्क इसके अंतर्गत बनाया गया था, ये आरबीआई के टर्म्स ऑफ रेफरेंस से आई थी और जिसके अंदर फाइनेंशियल पैरामीटर्स तय करने थे। तो अब जब हम एक कमेटी के तौर पे जब हमने फाइनेंशियल डेटा जो हमने देखा 307 सेक्टर्स के, मतलब आरबीआई की क्लासिफिकेशन के हिसाब से 307 सेक्टर बनते हैं, तो हमने ये गौर किया कि फाइनेंशियल पैरामीटर्स जो हैं वो ये 26 सेक्टर्स के अंदर कोई हद तक एक्सेप्शन एक मांग लेते हैं। बाकी के जो 272 या 200 जो बाकी के जो सेक्टर्स हैं, वो सेक्टर्स आप बिल्कुल इसी प्रोग्राम के ढांचे में रख सकते हैं। मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा, ये ढांचा क्या है। ये ढांचा मतलब कोविड का रेजोल्यूशन जो प्रोग्राम है, ये स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए है। ये वो स्टैंडर्ड एसेट्स है जो 1 मार्च के पहले 1 मार्च तक, मतलब स्टैंडर्ड एसेट्स से बैंकिंग के रिकॉर्ड्स के अंदर, जैसे वहां पे रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होता रहा था बराबर से, और आज तक जो स्टैंडर्ड है जो एनपीए के दायरे में नहीं गया है। तो वैसे सारे सेक्टर्स में अगर आप देखा जाए तो बाकी की जो 272 है उसके अंदर के बोरोवर्स जो हैं वो बहुत सारे जो पैरामीटर्स, जो पहला जो गाइडिंग जो रेसिडुअल पैरामीटर का जो एक फ्रेमवर्क बनाया गया है कि जिसके अंदर 5 रेशियोज जो हैं, लीवरेज रेशियो है, डेट सर्विसिंग रेशियोज हैं, उसके अंदर वो इसके अंतर्गत वो नॉर्मल आते हैं और ये एस्टैब्लिश होता है कि ये स्टैंडर्ड एसेट्स थे, तो ये बिल्कुल प्रोग्राम के अंदर आते हैं जी। और उसके हिसाब से मैं ये कहूँगा कि उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है, अप्रोच है, वो बोरोवर और बैंकर के बीच में, जैसे बोरोवर अपने बैंकर को कन्विंस करता है कि 3 चीजें हुई हैं, मैं आज तक स्टैंडर्ड रहा हूं, मैंने आज तक रिपेमेंट बराबर करी है, और उसके अलावा मुझे कोविड के हिसाब से ये स्ट्रेस जो बनता है, मेरा पीरियड ऑफ सपोर्ट जो मैं मांगता हूं वो 3 दायरे में हो सकता है। अगर वो खाली प्रिंसिपल का मॉरिटोरियम है तो उसको हम लोग सिंपल या तो हम लोग माइल्ड स्ट्रेस के एसेट गिनते हैं एक कमेटी के रिकमेंडेशन के अंतर्गत जो अभी आरबीआई ने मान्य करी है। दूसरा जो है जहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का आपको डेफरमेंट चाहिए, तो वहां पे उसको मॉडरेट के व्याख्या दी गई है फॉर द पर्पस, फॉर द ईज ऑफ इट, कोई उसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। और तीसरा जहाँ पे
डेट रिकास्ट करना पड़ेगा या तो इक्विटी में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव या सिवियर स्ट्रेस वाले सेक्टर्स गिनेंगे या तो बोरोवर्स गिनेंगे। सेक्टर्स के बाद में बोरोवर्स के भी लिए यही पैरामीटर्स लागू होते हैं। सेक्टर का तो हम लोगों ने फिर उल्लेख जो किया है उसके अंदर, वो उस सेक्टर का जो एवरेज बनता है, जो बोरोवर्स उस सेक्टर के अंदर जो होते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों ने ये नंबर्स लिए हैं। ओके। सब स्टेक होल्डर्स के पास में हम लोगों ने इसमें से इनपुट्स लिए थे और एक दो तीन गाइडिंग प्रिंसिपल्स बने थे। एक गाइडिंग कि किसी भी स्टेक होल्डर को कोविड की वजह से सेक्रीफाइस न करना पड़े, जैसे कि मतलब बैंकिंग को कोई सेक्रीफाइस न करना पड़े। खाली जहां तक डेफरमेंट का सवाल है, मॉरिटोरियम है, डेफरमेंट जिसको कहते हैं, फिर भी ब्याज उसको कोई भी वेवर नहीं है, मतलब कोई सेक्रीफाइस बैंकिंग सिस्टम से या किसी से उसकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि डिपॉजिट होल्डर, शेयर होल्डर्स, बोरोवर्स, बैंकर्स एंड बैंक्स सबके ये हित में होना चाहिए। तो ये एस्टैब्लिश होना चाहिए कि ये जो पेन है, ये पेन सिर्फ कोविड की वजह से, ये जो स्ट्रेस है सिर्फ कोविड की वजह से बना है, और उसको अगर बैंक या लेंडर्स आगे आके फाइनेंस करते हैं या तो उसको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं रेजोल्यूशन में, तो 2 साल की अवधि के अंदर, 2 साल का एक बिल्कुल पीरियड आरबीआई की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में दिया गया था, 2 साल के अंतर्गत ये परफॉर्मिंग एसेट्स बनेंगे, ये स्टैंडर्ड एसेट्स बन जाएंगे। तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करूंगा कि सारे के सारे 307 सेक्टर्स के अंदर कवर्ड हैं। ओके। जहां पे फिनेंशियल पैरामीटर्स कोई हद तक एक एक्स्ट्रा, मतलब एक दूसरी प्रकार का ट्रीटमेंट उसका मांग करती है, तो उसके लिए हम लोगों ने 26 सेक्टर का ढांचा बनाया है। ओके। तो ये जो है, ये सारा हमारा रिकमेंडेशन आरबीआई ने एक्सेप्ट किया हुआ है। एक पॉइंट सर और मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहूंगा आम पब्लिक के नजरिए से। बेसलाइन जो है वो कोविड का पेन है, यानी कि आफ्टर मार्च या इसके आसपास से, और ये डिसाइड करने की पावर या फिर एल्बो रूम बैंकर्स के पास होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल बैंकर के पास में होगा। पैरामीटर्स जो दे दी गए हैं, ये पैरामीटर्स देने की वजह ये थी कि बैंकर्स को डिसीजन लेने में और बोरर्स को अपने खुद प्लान बनाने में और बैंकर्स को अप्रोच करने में एक प्रकार की सुविधा हो। नहीं तो हर एक बोरर यही मानता है कि मैं सिर्फ कोविड की वजह से ही परेशान हूँ और कोविड के अवधि दरम्यान में मैं 3 या 4 साल तक कोई तरह का बैंकिंग में से सपोर्ट मांग सकता हूँ। तो उसको सारी को क्लैरिफाई करने के लिए और बैंकर और बोरोवर और सारी सिस्टम को एक प्रकार की मतलब स्पीड देने के लिए, एक गति देने के लिए, ये जो हम लोगों ने 5 पैरामीटर्स जो दिए हैं, ताकि दोनों सब स्टेक होल्डर समझ जाएं। एक तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बिल्कुल बन गया, दूसरा 2 साल की अवधि बिल्कुल बन गई, उसके पहले अगर उसका पेन रेजोल्यूशन होता है और वो रिपेमेंट अपना नॉर्मल कंडीशन में रिपेमेंट करना शुरू कर देता है, तो ये बिल्कुल ये प्रोग्राम के अंदर बैठता है। पर बैंकर को डिसीजन लेनी होती है, ड्यू डिलिजेंस बैंकर्स करेंगे। जैसे आमतौर पे एनपीएस के जो केसेस हैं, जो एनसीएलटी आईबीसी के अंदर आते हैं, उसके अंदर भी बैंकर ही रेजोल्यूशन तय करते हैं। राइट सर, ओके। निरंजन साहब, अब मैं आना चाहूँगा कि इंडस्ट्री और ख़ासतौर पर अगर उद्योग जगत की मैं बात करूँ, कैसे देखता है इस सिफारिश को, इन सिफारिशों को, और आरबीआई ने जब उसे मंजूर कर लिया है और जो प्रावधान या जो मैं कहूँ कि बेंचमार्क या जो दायरा खींचा गया है, उसके नज़रिए से इंडस्ट्री यही उम्मीद कर रही थी या उसकी चाहत थी, या इससे जो स्ट्रेस है, जो पेन है, उसे बर्न करने में एक शेयरिंग मैं कहूँ कि वो नज़र आ रही है, और इसका इम्पैक्ट किस तरीके से दिखेगा? मेरे अंदाज से आरबीआई जो गाइडलाइंस दिखाई थी पहले, कि उन्होंने कहा था ये वन टाइम रोल ओवर जो करेंगे वो सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, और जहां कोविड के नजरिए से जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर या रियल एस्टेट सेक्टर, जैसे साहब ने बताया, जितने भी सेक्टर्स हैं उनको जो तकलीफें हैं, उनको एक प्रॉब्लम सुलझाने के लिए ये स्कीम खड़ी हुई है। तो मेरे अंदाज से काफी ऐसे कंपनीज भी हैं जो पहले से ही प्रॉब्लम में थे, उनका ये काम नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे रियल एस्टेट में काफी कंपनियां थी जहां उनको ऑलरेडी एनपीए बन गए थे, कोई एनसीएलटी में भी चले गए थे,
और ये सब जो कंपनीज हैं समझते हैं कि हमको इसमें ये कमिटी रिपोर्ट के सहारे से या ये जो पॉलिसी है उससे हमें कुछ राहत मिलेगी, वो गलत बात है। क्योंकि आरबीआई ने स्पष्ट करके रखा था कि सिर्फ जो कंपनीज ठीक तरीके से, जैसे साहब ने अभी बताया कि 1 मार्च के पहले उनकी जो रवैया थी वो ठीक थी, उनकी फाइनेंशियल जो पोजीशन थी वो ठीक थी, लेकिन उसके ये कोविड आने के बाद या उनके कारण कुछ अफेक्टेड हुए हैं, सिर्फ वो कंपनीज को हम ये सहूलत देंगे। तो मेरे अंदाज से काफी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, रियल एस्टेट कंपनीज हैं, और भी कंपनीज हैं जो पहले से ही तकलीफे में थी, उनके लिए शायद एक अलग पॉलिसी करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें इनको यहाँ में राहत नहीं होती। दूसरी बात जो आपने प्रश्न पूछा उसका सीधा जवाब ये है कि मेरे अंदाज से केवी कामत कमेटी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, क्योंकि इसमें कोई मिसयूज अब्यूज करने की कोई संजोग नहीं रहेगा। क्योंकि 2008 में जब लीमेन क्राइसिस हुई थी तब भी एक वन टाइम रोल ओवर आरबीआई ने परवानगी दी थी, लेकिन काफी बैंक ने या जो कस्टमर्स हैं वो मिलके शायद ज्यादा लाभ लिए, 3-4 साल के लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस पर, जहां काफी आरबीआई और लोग नाराज थे। तो मेरे अंदाज से उसके कारण इस समय कुछ एक पाबंदी रखी है कि 2 साल तक वो राहत देंगे। नंबर 2, ये जो पैरामीटर्स 5 पैरामीटर्स दिए उसके अंदर वो आते हैं उनको मिलेंगे, और ऐसे 23 सेक्टर्स हैं जहां स्पेशल डिस्पेंसेशन उन्होंने दिया है, जहां वो पैरामीटर्स से अलग वो पैरामीटर्स करेंगे। लेकिन बात एक ही है, कोविड से आपकी प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, कोविड से निर्भर नहीं है तो आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता। तो मेरे अंदाज से हम ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं आरबीआई को कि आपका जो दूसरे कंपनियां से हैं, जो दूसरे सेक्टर्स हैं जो पहले से ही तकलीफे में थी, वो उनके लिए भी कोई राहत अलग कर सकते हैं। और केवी कामत कमेटी नंबर 2 भी हम करके और साथ के फिर हम राय लेके उन कंपनियां को भी क्या राहत दें और कौन से टर्म्स एंड कंडीशन पर दें, मेरे अंदाज से हम ये एसोचैम की तरफ से, नायरोकिट की तरफ से हम मांग सकते हैं। ओके, मैं इस पॉइंट पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले कौशिक साहब, जो मैं कहूं कि इस वक्त बैंकिंग सिस्टम और उसके पास जो स्पेस है, या मैं कहूं कि एल्बो रूम है, हालांकि इंडस्ट्री हमेशा दिल मांगे मोर वाली बात कहती है कि जो मिल रहा है उससे आगे कुछ और चाहिए, और उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अगर आरबीआई या फिर जो एक्सपर्ट हैं उस पर अपनी राय देंगे। लेकिन ओवरऑल जो इनिशियल ये जो कदम है, इसका इकोनॉमी पर और ख़ास तौर पर इन सेक्टर पर किस तरीके का इम्पैक्ट आप देखते हैं, और जो ज़रूरत थी इस वक्त की, कम से कम 2 साल का एक वक्त मिल जाएगा और इस दरमियान हम कोविड से धीरे धीरे बाहर भी आएंगे, तो कैसे आप देखते हैं इन कदमों को और इसके असर को? मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो ये नई स्कीम आई है, जिसमें कि उन उद्योगों को जो कि कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुए हैं, इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर पड़ेगा। इसका कारण सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो उद्योग फायदा उठाएंगे तो वो अच्छा कार्य करेंगे। जब वो अच्छा कार्य करेंगे तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट बाकी क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। सबसे बड़ा मेरे को इसमें ये फायदा दिखता है। दूसरा, जिस दिन ये रिपोर्ट आई थी उस दिन जो बैंकिंग सेक्टर का शेयर का इंडेक्स था वो थोड़ा नीचे चला गया था। तो कुछ समाचार पत्रों ने ऐसा कहा कि इस रिपोर्ट का जो स्वागत है बैंकिंग सेक्टर ने ठीक से या इन्वेस्टर्स ने ठीक से नहीं किया। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो निवेशक थे जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा था, उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद सरकार से कुछ मिल जाए, कुछ राहत मिल जाए। इस स्कीम में कोई
मौद्रिक राहत नहीं है। केवल राहत क्या है कि अगर आपको कोविड के कारण प्रभाव हुआ है तो आपको ऋण जो आपने चुकाना है, जो आपने अपना मूलधन चुकाना है, जो आपने अपना ब्याज चुकाना है, उसको आप आगे स्थगित कर सकते हैं। और अगर आप स्थगित करेंगे तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसके अलावा जैसे अब अगर मैं डेटा का सहारा लूं तो मैं ये देखता हूं कि अगर कोविड से पहले कितने प्रतिशत उद्योग ठीक थे, कोविड के बाद कितने प्रतिशत उद्योग ठीक थे, और बिना कोविड के प्रभाव के पहले क्या स्थिति थी, तो एक वाक्य में अगर मैं कहूं कि कोविड का बुरा असर उन पर पड़ा है जो कि कोविड से पहले भी बुरे थे। और ये जो प्रतिशत में है, ऐसे 42.1% जो लोन है वो आज इसी क्षेत्र में आ रहे हैं। ये मैं आरबीआई ने जो रिपोर्ट एक्सेप्ट की है उससे ये आंकड़े मैंने उठाए हैं। ओके सर। तो मेरे को इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक एस्क्रो अकाउंट का भी प्रावधान है। एस्क्रो अकाउंट और इंटर क्रेडिटर, ये दो इस बात की पुष्टि देंगे बैंक को कि जो हम राहत दे रहे हैं वो राहत बैंक उसका ठीक प्रयोग कर रहा है। ये जो स्कीम आई है इसमें जो एक पुरानी कहावत है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, सो द स्कीम हेल्प्स दोज हु अदरवाइज आर कैपेबल ऑफ हेल्पिंग देमसेल्फ। बट जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो सभी क्षेत्रों में आएगा। ओके। एक और इसमें क्या बात बता दिया है कि इसका जो एडवांटेज आप ले पाएंगे वो केवल 2 साल तक ले पाएंगे। देखने में ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, पर नहीं। जब आपके पास एक समय सीमा तय हो जाती है तो कार्य भी उसी हिसाब से आप प्लान करते हो और जल्दी अपने आप को स्वस्थ करने की कोशिश करते हो। और स्टार्टिंग में जो ये रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोविड के बाद अब जैसे इकोनॉमी खुल रही है, हम आहिस्ता आहिस्ता उद्योग शुरू कर रहे हैं, तो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हमारे पूर्वानुमान से अच्छा रहा है। ओके सर। भगवान ऐसा करे कि आगे भी ऐसा हो, और मेरे विचार से इसमें इसका बहुत फायदा रहेगा। और इसके साथ साथ अगर आप वो 26 उद्योग देखें, वैसे तो ये स्कीम सबके लिए है, 26 केवल आइडेंटिफाइड हैं, बाकियों के लिए बैंक स्वतंत्र है। कहीं जगह पर जो रेशोज हैं, एक बेंचमार्क रेशो नहीं दी गई है, वो नहीं दी गई है, बैंक स्वतंत्र है। कहीं पर रिपोर्ट ये कहती है कि बैंक तुम ज्यादा जोखिम लो, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर वो रेशो बहुत कम है। जैसे आपकी जो टोटल आउटसाइड लायबिलिटी एडजस्टेड टेंजिबल नेट वर्थ डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टेंजिबल नेट वर्थ और टोटल डेट डिवाइडेड बाय EBI TDA, ये रेशोज कुछ उद्योगों के लिए ज्यादा कर दी गई है, जो कि एक अच्छा प्रतीक नहीं है। पर सर, मैं ये इसी पॉइंट आरबीआई पर आना चाह रहा था जो आपने अभी उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपने रखे हैं। और अश्विन साहब, जैसा कि कौशिक साहब ने कहा कि पहला ये कि जो ये फैसिलिटी स्पेशल कंडीशंस के थ्रू आपकी कमेटी ने रिकमेंड की, आरबीआई उसे लागू कर रही है और बैंक उसको अमल में लाएंगे, उसका मिसयूज ना हो, इसके लिए क्या फीचर्स स्पेशल तौर पर। और दूसरा, जो कि इंडस्ट्री की ओर से एक मांग ये रखी गई कि भाई ये तो पिछले काफ़ी अरसे से जो नेगेटिव रेड बुक की बात होती है उसकी तरफ बढ़ रहे थे इंडस्ट्री, तो उनको भी क्या इसके दायरे में लाया जा सकता है, और इसका इम्पैक्ट बैंकिंग या फाइनेंस जो कि पूरा का पूरा ढांचा है, क्या कहीं उस पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा? उसे बचाने के लिए फिलहाल ये मार्च की जो डेडलाइन उसके बाद इसे लागू किया गया है।
हाँ, देखिए सबसे पहले तो मुद्दा ये था, अहम मुद्दा, कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि सबके सब स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट इसमें ध्यान देना जरूरी है। अब जो कंसेशन की बात चल रही है, जैसे कई सेक्टर्स है, आप एविएशन सेक्टर ले लीजिए, पावर सेक्टर ले लीजिए, या तो आप रियल एस्टेट सेक्टर ले लीजिए। इन सेक्टर्स में ये आप गौर करेंगे कि ऑलरेडी ये सेक्टर्स थोड़े से प्रेशर में त्रस्त थे, मतलब 1 मार्च के पहले। अगर हम लोग, जो हमारा एक रिसोर्स अवेलेबल है बैंकिंग सिस्टम के पास में, वो मर्यादित रिसोर्स है। कोई अगर आप कल्पना में बैठे कि अनलिमिटेड रिसोर्स है, हम जितनी चाहे डिपॉजिट कलेक्ट कर सकते हैं, जितनी चाहे, ये होना मुनासिब नहीं है। मतलब उस कैपिटल को, उन फंड्स को वहां लगाया जाए, जैसे कौशिक साहब ने और जैसे निरंजन साहब ने बताया, उन क्षेत्रों में लगाया जाए जहां पे वापस पैसा आने की उम्मीद हो, ताकि बैंकिंग सिस्टम के ऊपर आप चैलेंज न करें, ताकि आप ये भी एक्सेप्ट करें कि डिपॉजिट होल्डर का भी इंटरेस्ट आपको बिल्कुल समझ के चलना है। बिल्कुल। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखते हो तो ये सेपरेट करना बिल्कुल जरूरी है कि जहां पे अगर कोई स्ट्रेस इकोनॉमी रिलेटेड हुआ हो या किसी भी वजह से हुआ हो, जो 2015, 16, 17 के बाद में धीरे धीरे एनपीए के रूप में हमारे सामने आया है, उसको अगर हम टैकल करने जाए तो वो एक दूसरा प्रोग्राम ऑलरेडी उसके साथ में तो है ही है। आरबीआई ने ऑलरेडी एक प्रोग्राम, सरकार ने एक प्रोग्राम एनसीएलटी आईबीसी के अंतर्गत बनाया हुआ है, जिसके अंदर रिकवरी का एक अच्छा सा फ्लो शुरू हो चुका है। उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम को मिलाना बिल्कुल मेरे हिसाब से उचित नहीं रहेगा, क्योंकि आप अच्छे बोरोवर्स को, द होल कॉन्सेप्ट इज कि आप अच्छे बोरोवर्स को अगर उचित समय पर सपोर्ट नहीं करोगे, और आप अगर आपका धनराशि जो ऑलरेडी डिफिकल्टी में सेक्टर्स है वहां पे लगाओगे, तो ये बाकी के मैन्युफैक्चरिंग और स्मॉल सेक्टर्स जो है बहुत ज्यादा सफर करेंगे। अच्छा, दूसरी हद से आप बैंकर की तरफ से भी देखिए, ये जो प्रॉब्लम आया है ये किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये इकोनॉमिक फोर्स का नहीं है। एक पेंडेमिक जो है, ये एक ऐसी परिस्थिति जो खड़ी हुई है, इस परिस्थिति के अंदर अब फाइनेंस इस तरह से यूज करना चाहिए नेशन को, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिले जहां पे रीपेमेंट बराबर से हो सकता है, ताकि वो पैसा वापस इकोनॉमी में रहे, वो सर्कुलेट करे, और इकोनॉमिक प्रगति के लिए, वो आत्मनिर्भर भारत के लिए वो काम में आए। तो मेरे हिसाब से जो बात लोग मांगते हैं, जो मतलब कई सेक्टर्स के स्पेसिफिक लोग जो जिनके पास में जो मांग रही हैं, ये शायद एक फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, नॉट थ्रू द मॉनेटरी और नॉट थ्रू द आरबीआई, बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत इन चीजों को, सारे स्ट्रेस को अगर दूर करने की कोशिश करेंगे तो बैंकिंग सिस्टम सफर करेगा। अगर बैंकिंग सिस्टम सफर करेगा तो इकोनॉमी के लिए ज्यादा हानिकारक है। तो आप भी जो पूछ रहे थे मुझे बाकी के जो सेक्टर्स के बारे में, तो मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, 2 चीजों को अलग करना जरूरी है। जो चीज जल्दी से वापस रिजॉल्व हो सकती है, जैसे लास्ट 2 महीने के आंकड़े भी कमेटी ने देखे थे, वहां एक रिकवरी का हल्का सा आपको एक ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा है। लेट्स एनकरेज दैट, आप उसके पीछे पैसा लगाइए, ताकि दैट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 80% ऑफ द क्रेडिट फ्लो। 80 से ज्यादा परसेंटेज जो है, अगर वो पैसा वहां जाता है, तो यू आर नॉट थ्रोइंग योर गुड मनी आफ्टर बैड मनी, इन दैट सेंस। राइट। तो ये एक फ्रेमवर्क है, ये ढांचा है, जो एक सोच है। इस सोच को अगर लेके आप चलते हैं, तो एबीसी एनालिसिस के हिसाब से ट्राई एंड हेल्प दोस हु विल सर्टेनली कम बैक टू नॉर्मल within this 2-year time framework, और जो वापस रीपेमेंट करने के लिए शुरू कर दें सर। ओके, कौशिक साहब, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे, जैसा कि कहा अश्विन साहब ने, कि जो अब तक आंकड़े हैं करीब 80% के आसपास वो चीज़ दिख रही है जो कि कोविड के दरमियान या उसके चलते है, और उसमें रिकवरी के पॉजिटिव ट्रेंड की गुंजाइश दिख रही है। जिस तरीके से हम अब ओपन करते जा रहे हैं सब कुछ, और धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ लौट रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर के अगर हम इस पूरे फाइनेंस सिस्टम को समझिए, उनके ऊपर स्ट्रेस था, और जो एनपीए का एक लगातार खतरा बढ़ रहा था, नंबर्स बढ़ रहे थे, उसको किस हद तक इस कदम के जरिए आपको लगता है कि हम रोक पाएंगे या बचा पाएंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर मैं बताऊं तो एक समय ऐसा था
जब एनपीए को बैलेंस शीट में दिखाना ये मतलब अलाउड नहीं था, क्योंकि जैसे ही एनपीए बढ़ जाता है तो जो पब्लिक है उसका बैंक से ट्रस्ट कम हो जाता है। अब कोविड एक ऐसी महामारी है, एक ऐसा कष्ट आया है संसार के ऊपर कि इसका प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर पड़ा है, तो बैंकों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा है। अगर ये जो प्रावधान है, ये जो स्कीम है जो आरबीआई लेके आया है, अगर ये ना आती तो हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाती। और स्पष्टता से बताऊं कि पहले 3 महीने के लिए राहत दी गई थी, फिर वो 3 महीने और बढ़ा दिया गया, उसको 31 अगस्त तक कर दिया गया। फिर आगे राहत ना देकर अब ये कहा कि हम आपका जो लोन है उसका रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे जी। रीस्ट्रक्चरिंग में अगर आप अपना जो ब्याज या मूलधन लेट दोगे, देर में दोगे, तो बैंकों के दृष्टिकोण से वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में नहीं आएगा, जिससे कि लोगों का बैंकिंग सिस्टम के ऊपर विश्वास बना रहेगा। और इसमें एक और बात क्या मैं बताना चाहूंगा कि बैंक ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि लोग बैंक की गति के साथ चले। मतलब जो बैंकिंग सिस्टम ने उनको पैरामीटर्स दिए हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो बैंक ये उम्मीद करता है कि लोग उस स्पीड से चलें। और अगर ये प्रावधान ना होता तो आलस्य एक मतलब आ सकता था और लोग ये सोचते कि शायद हम और भी अपना लोन लेट तक दे पाएंगे। बिल्कुल। निरंजन साहब, एक आखिरी में कमेंट चाहूंगा आपका, क्योंकि जब आरबीआई की ओर से कितना बड़ा सपोर्टिव स्टेप लिया गया है, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि इंडस्ट्री और ख़ासतौर पर वो तमाम सेक्टर जो कि जूझ रहे हैं और जिनकी मांग थी कि कोविड के चलते थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम या कुशन मिलने के बाद वो बाउंस बैक कर सकते हैं, क्या वो अब उस रफ्तार से वापसी करने को तैयार हैं? वो इनिशिएट करेंगे, क्योंकि अब पहल उनको करनी होगी। कविंद्र जी, ये बहुत कठिन प्रश्न आपने किया, क्योंकि ये वायरस जो है वो काफी रफ्तार से, जैसे मुंबई शहर है, दिल्ली है, इस एरिया में जो बढ़ रहा है उसके कारण काफी सेटबैक्स कुछ सेक्टर्स में हैं जहां लॉकडाउन अब भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर आप देखिए, या कोई कहाँ जहां कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वापस नहीं पहुंचे हैं, या कोई सिस्टम्स में अब तक कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, एविएशन का अब तक पार्शियल स्टार्ट हो गया है। इसलिए जितने भी रिलीफ आएंगे वो 100% रिलीफ नहीं हो सकता। ये कोई एक 100% सोल्यूशन सब प्रॉब्लम्स के लिए नहीं किया गया है, ये एक पार्शियल किया गया है। जो कंपनीज वैसे ठीक चल रहे थे, इस माहौल में वो ठीक नहीं चल रहे हैं, उसको कैसे सुधारे। लेकिन जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो पूरे इंडस्ट्री के लिए, सब प्रॉब्लम्स के लिए ये सोल्यूशन है क्या? द आंसर इज नो। ये वो एक पनेसिया नहीं है, और आरबीआई भी ये नहीं चाहती थी कि वो सब सॉल्यूशंस इस पैकेज में आ जाए। तो मेरे अंदाज से जितने भी प्रॉब्लम्स आगे आएंगे, आरबीआई के गवर्नर साहब शक्तिकांत दास ने कहा है कि आगे आगे हम देखेंगे इसमें कौन से और दवाइयां की जरूरत है जहां हम इंडस्ट्री को मदद करें। लेकिन बात एक ही है कि जो अब वन टाइम रोल ओवर हमने मांग की थी उसका जवाब बहुत सही हुआ है। केवी कामत कमेटी ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। अब बैंकों के ऊपर निर्भर है कि वो कैसे ये जो सुझाव है और परवानगी मिली है वो उसको कैसे उपयोग करके और सही कंपनीज को कैसे जल्दी से जल्दी पटरी पर वापस लेके आए। तो इट इज अप टू द बैंक्स। बिल्कुल सर, ये भी है जो मेरा सवाल था असल में कि जो आरबीआई दवा दे रही है, सवाल ये है कि जो मरीज है वो किस तरीके से इनिशिएट करता है और उस दवा के साथ खड़े होने का मादा या फिर आत्मविश्वास अपने अंदर जगाता है ताकि उस दवा का असर भी ज़्यादा हो और इंडस्ट्री जो कि कोरोना के चलते दर्द में थी वो अपने दर्द को कुछ कम कर पाए। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।